Good morning. Welcome to the class. Today we are going to start with a new chapter, that is laws of motion, Unit 5 of NCERT. So in this chapter we talk about various kinds of forces and their resolution, and various problems related to mechanics which involves resolution of forces and their application. So Newton's laws of application we are going to study here in frame of reference, in different frame of reference, means a particular inertial frame of reference और as well as in non inertial frame of reference, जहाँ पर concept हमारे पास relative आता है. So that we are going to start today. तो सबसे पहले इस सेगमेंट को हम डिवाइड करते हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में. लाइक सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर्सेस. तो आज टॉपिक हमारा है फोर्सेस. सो फोर्सेस की अगर हम बात करें बेटा, फोर्सेस, तो ये फोर्सेस बेसिकली, फोर्स तो सभी को पता है, ए पुश और पुल, a push or pull that may change the position, that changes the position, that may change the position, that may change the direction, ठीक है, that may change the state of an object, means it may bring an object from rest to motion or motion to rest, or it may change the direction, means initially if an object was moving in a particular direction, then only force is the entity that can change the direction of that particular object. ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो टाइप ऑफ फोर्सेस, सबसे पहले हम आपको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से सिखा रहे हैं. सबसे पहले हम फोर्सेस को रिजॉल्व करना देखते हैं, कैसे हम रिजॉल्व करते हैं और कितने तरह के फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहला बेटा ये पुल और पुश. एक पुल और पुश को हम कहते हैं, सिंपल से डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास होती है, ये एक फोर्स होता है. फोर्सेस को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट. सबसे पहले हम बना लेते हैं फील्ड फोर्सेस. तो बेसिकली फील्ड फोर्सेस क्या है, जो फील्ड में अप्लाई होते हैं विदाउट कांटेक्ट. ये आप याद रखेंगे, विदाउट कांटेक्ट. अब कैसे फोर्सेस हो सकते हैं वो देखिए, हम 9th क्लास में पढ़ते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो 9th में आप पढ़ते, 10th क्लास में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स आप पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो ये आपके पास जो होगा, जो हम निकालते हैं कि Q1 Q2 ओवर r² फॉर्मूले से, वो हमारे पास क्या होगा, एक फील्ड फोर्स होगा जिसमें कांटेक्ट ऑफ चार्जेस की जरूरत नहीं है. चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, तो उनके बीच में फोर्स लगेगा. एक आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया. इसी तरीके से सिमिलरली आपके पास ग्रेविटेशनल हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गए, न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए. ये सभी तरह के जो फोर्सेस हम आपको बता रहे हैं, दीज आर फील्ड फोर्सेस, जिनमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. फिजिकल कांटेक्ट होना दो एंटिटीज का जिनके बीच में फोर्स लग रहा है वो जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट नेसेसरी. सेकंड कैटेगरी अगर हम बात करें, गोना टॉक अबाउट सेकंड कैटेगरी, दैट इज कांटेक्ट फोर्सेस. ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस. तो ये कांटेक्ट फोर्सेस बेटा थोड़ा सा लंबा होने वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट से भी पढ़ेंगे. कांटेक्ट फोर्सेस वो हैं जो एक्चुअल कांटेक्ट से आते हैं, दैट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, कांटेक्ट ऑफ बॉडीज. जब तक बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है, जिनके बीच में फोर्स अप्लाई, जिनके बीच में फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, तब तक ये फोर्स नहीं आएगा. कांटेक्ट फोर्स आता है बॉडीज के कांटेक्ट से. जैसे आई एम स्लाइडिंग हैंड ऑन दिस पर्टिकुलर बोर्ड, तो मेरे हाथ के बीच में और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है. वो फोर्स कौन सा है, सभी जानते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. लेकिन आया क्यों, बिकॉज देयर इज अ कांटेक्ट इन बिटवीन टू बॉडीज, बोर्ड एंड द पाम, दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तभी ये फोर्स आया. दैट इज अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स. टायर फ्रिक्शन फोर्स सबसे अच्छा एग्जांपल हम इसके अंदर लेते हैं. एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें आता है. एग्जांपल की बात करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपके पास एक कांटेक्ट फोर्स है. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स. और एक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन, मतलब क्या है, इस बात से मैं आपको अभी बता देता हूं. नॉर्मल रिएक्शन मीन्स, अगर देखिएगा ये कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है, आई एम गोना पुश इट विद अ फोर्स F. ये मैंने फोर्स F से इसको पुश किया, इसका मूवमेंट आगे की तरफ होता है विद एक्सेलरेशन A. तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगेगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कांटेक्ट की वजह से लगा. लेकिन एक और फोर्स लगेगा, दैट इज द फोर्स
एज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, और वो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लेते हैं, वेट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं ना, तो जितना वेट इसका होगा उसके करस्पॉन्डिंग, अगर वेट इसका mg है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो सरफेस है दूसरी सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। आप इसको n से लिख सकते हैं, कैपिटल R से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बना देता हूं एक और फिगर ऐसा ही। मान लीजिएगा एक ये ब्लॉक है, एक ये दूसरा ब्लॉक है, देयर आर टू ब्लॉक्स, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ देखिएगा नॉर्मल रिएक्शन यहां भी लगेगी, से इट इज N1, ये N1 है, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन यहां भी लगेगी N2, ठीक है। और जितना नॉर्मल, ये एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ से भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ दिस पर्टिकुलर ग्राउंड इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ब्लॉक as because of the block is applying that particular force on the ground, ठीक है। तो ये ब्लॉक जितना फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, उतना ही फोर्स जो ये कांटेक्ट में सरफेस है नीचे वाला जो ब्लॉक है वो अपर ब्लॉक पर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनको समझना बहुत आसान होगा, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। और अटैचमेंट टू अनदर बॉडी में सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे पास टेंशन फोर्सेस होता है। अटैचमेंट का मतलब है, देखिएगा मैं जो डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने, मान लीजिएगा कि ये ब्लॉक है बेटा एंड इट इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग विद अनदर ब्लॉक एंड द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ठीक है, और इसको हम किसी भी फोर्स F से खींच रहे हैं। इट मींस दीस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। ये क्या लिया हमने यहाँ पर, स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग जनरली मासलेस होती है, मासलेस नहीं है तो क्या चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मासलेस स्ट्रिंग अगर ये है तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा एट एवरी पॉइंट वो सेम होगा। टेंशन T को रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, तो इस ब्लॉक के लिए टेंशन T इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे फ्रॉम होगा, दैट इज T, और इस ब्लॉक के लिए टेंशन T इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होगा, दैट इज T। तो इस तरह से पेयर में टेंशन हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे हम इसको बनाएंगे और ये टेंशन क्या होगी, मासलेस स्ट्रिंग के केस में सेम होगी। दूसरा डायग्राम हम इसमें और भी बना सकते हैं, देखिएगा कि सिस्टम कुछ आपका इस तरह का भी हो सकता है। एक चीज याद रखिएगा, मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम होगा, और इफ मेनी ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, तो जो एक्सेलरेशन होगा कंबाइंड सिस्टम का, सभी का, इंडिविजुअल ब्लॉक का, वो कॉमन एक्सेलरेशन A होगा। They are moving on application of a force, then they must be having the same acceleration A. Complete system and every individual is having A because they are connected. सेकेंड इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिएगा कि कोई पुली हम बनाते हैं सस्पेंडेड फ्रॉम अ हिंज, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग हमने ड्रॉ किया, एक स्ट्रिंग से ब्लॉक इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है बेटा, ये ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, यहाँ पर भी स्ट्रिंग एक ही है और ये भी मासलेस स्ट्रिंग की ही हम बात कर रहे हैं। देयर आर टू ब्लॉक्स, एक ब्लॉक ऊपर अगर जाएगा तो दूसरा ब्लॉक नीचे आएगा। इस केस में भी दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। फोर्स टेंशन की अगर हम बात करते हैं तो टेंशन T आप इस ब्लॉक के लिए ऐसे दिखाएंगे, इस ब्लॉक के लिए आप ऐसे दिखाएंगे। अगर आप इन पॉइंट्स पर पुली के करस्पॉन्डिंग आप टेंशन दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आप टेंशन T दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप T टेंशन दिखा सकते हैं। और अगर गलती से ये भी रोप ही है, इट इज नॉट इनएक्सटेंसिबल, अगर नहीं है ये मतलब एक रोप है जिसपे टेंशन T कंसीडर करना है, तो इन दोनों को इसके फोर्स से आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप यही समझिए कि टेंशन T हमें कैसे दिखानी है, इस तरह से दिखानी है। और इससे पहले जो हमने फोर्सेस की बात की थी तो वो भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे इस वाले केस में मास mg, इसका मान लीजिएगा वन ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, तो m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और m2g भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। खैर वो बात हम बाद में करेंगे, हम टेंशन T की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं कि ये आपके पास कोई टेबल है, टेबल से कुछ ब्लॉक सस्पेंडेड है एंड ओवर द पुली, यहाँ से ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, इस तरीके से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके पास कोई टेबल है,
दिस इज अ टेबल लाइक अरेंजमेंट जिसपे ब्लॉक कुछ ब्लॉक्स आपके यहाँ रखे हुए हैं, इधर रखे हुए हैं टेबल पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और कुछ ब्लॉक नीचे सस्पेंडेड हैं। ऑल आर कनेक्टेड विद द सेम काइंड ऑफ स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, मास नहीं है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो टेंशन टी कैसे दिखाएंगे बेटा? टेंशन टी इसके लिए यहाँ पर दिखाएंगे, इसके लिए टेंशन यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर टेंशन दिखाएंगे। एक चीज और, टेंशन टी क्या सभी भी सेम होगा? ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। देखिएगा, एज बिकॉज दिस इज द सेम स्ट्रिंग कनेक्टेड ओवर हियर, यहाँ से यहाँ तक ये एक ही सेगमेंट स्ट्रिंग का है, तो टेंशन यहाँ पर सेम होगी। लेकिन ये जो सेगमेंट है इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। से इट इज इक्वल, तो टेंशन यहाँ पर डिफरेंट होगा बिकॉज ये अलग सेगमेंट है स्ट्रिंग का और ये कंप्लीट एक ही सेगमेंट है स्ट्रिंग का। तो हमने टेंशन के बारे में क्या लिखना है? अगर सेम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेम सेगमेंट, तो टेंशन क्या होगा? टेंशन टी क्या होगा? सेम होगा। और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट होगा, डिफरेंट सेगमेंट है तो क्या होगा? टी भी डिफरेंट होगा। ये बात आप याद रखेंगे। मासलेस के केस में, मासलेस स्ट्रिंग के केस में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जब भी आप मैसिव स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, मैसिव, चाहे वो कोई भी केस हो जो हमने अभी दोनों स्टडी किए हैं, ये हो, ये वाला या ये वाला, तो इसमें टेंशन क्या होगा? डिफरेंट होगा एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन होगा, ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग टुगेदर, तो कॉमन एक्सेलरेशन से हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस, टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे फ्री बॉडी डायग्राम हम डिफरेंट केसेस में बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सा एक एग्जांपल आप देखिएगा। हम एक ब्लॉक लेते हैं, ये हमने एक ब्लॉक लिया, तो ब्लॉक कौन से फोर्सेस लगा रहा है बेटा? ब्लॉक का वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज W mg, एंड दिस surface is applying a force on the block in upward direction as because of its weight की वजह से ये जो सरफेस है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। समझ आ गया इतना? तो एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ये हमने ये ब्लॉक बना लिया, इस ब्लॉक पर एक n फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? एक n फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा इस पर mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे हम दिखा सकते हैं। और इस फिगर को बेटा ऐसे भी कई जगह बना सकते हैं हम कि भैया mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन n अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। किसी भी तरीके से आप बना लीजिएगा। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इसी बॉडी पर कोई भी इसी ब्लॉक पे अगर कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस भी लग रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं, मान लीजिएगा एक फोर्स आपने लगाया, इससे आप पुश कर रहे हो और इधर फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करता है। फ्रिक्शन मींस आपको पता है रिटार्डिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन इधर इस सरफेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। फ्रिक्शन लेस नहीं है, रफ सरफेस है, ठीक है, तो रफ सरफेस है। तो जब आप इसको आगे पुल करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? कांटेक्ट फोर्स है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और ऑलरेडी कुछ फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे थे, दैट इज mg डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? इसको हम सरफेस से अलग करके दिखा देते हैं। ये आपने बनाया mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपने दिखाया नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपने दिखाया f इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना पाएंगे। नेक्स्ट सी मोर एग्जांपल्स, स्टिल फ्यू मोर एग्जांपल्स लाइक, मान लीजिए अगर हमारे पास ये है, इस तरीके से कोई ब्लॉक है, ये एक बड़े ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है एंड दिस द होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो कौन कौन से फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा जो भी सरफेस कांटेक्ट में होती है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली वेट की वजह से होता है, ये बात आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लॉक अगर ए की बात करें, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, तो देख लीजिएगा सबसे पहले हम अगर बात करें इन सरफेसेस के बीच में, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा। बहुत सिंपल सा केस है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं।
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे? तो अगर हम बात करें इसका मास अगर ma है, दिस इज m1, इसका मास हम ले लेते हैं m1 एंड ये ब्लॉक हमारे पास मास m2 का है, ठीक है। तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे अपना वेट डाल रहा है, ठीक है, देख लीजिए, तो कंफ्यूजन है तो बताइएगा। यहाँ पर जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसका जो वेट है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन m1g, ये इस पर क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा आप पेयर में दिखाएंगे, या वेट m1g हमने दिखा दिया, कोई बात नहीं, ऐसे दिखा दीजिए आप। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन दिखा दीजिएगा, दिखाइए तो सही से, दिस इज n1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कंप्लीट इस बॉडी का जो वेट है, जो स्मॉल बॉडी है, ये कंप्लीट सिस्टम है, या ऐसे कहिएगा जो स्मॉल बॉडी है उसका जो वेट है वो किधर होगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन m2g। और इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी वो लगेगी n2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉडी अगर वन को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले बॉडी वन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स m1g नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज m1g, और दूसरा फोर्स n1 ऊपर की तरफ लग रहा है, दिस इज n1, ये लग गया। अगर हम बड़ी बॉडी को बनाएं बेटा, बिगर ब्लॉक को अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपके पास बिगर ब्लॉक है, तो बिगर ब्लॉक पर एक फोर्स नीचे लग रहा है m2g, दिस इज m2g, m2g नीचे की तरफ लग रहा है। और क्या बिगर ब्लॉक पर m1g भी नीचे की तरफ ही लग रहा है? देख लीजिए, m1g भी नीचे की तरफ ही लग रहा है। भाई ये वाला जो फोर्स है आप देख लीजिए, इसको तो ये नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये m1g इस ब्लॉक को क्या कर रहा है? नीचे की तरफ प्रेस भी कर रहा है, तो m1g इस पे भी एक्ट हो रहा है, मींस इस पर एक और फोर्स m1g एक्ट हो रहा है, ठीक है। m2g भी नीचे है, m1g भी नीचे की तरफ लग रहा है, और एक फोर्स जो n2 है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रहा है, दिस इज n2। क्या समझ में आ गया आपको? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखूं तो ये होगा आपके पास n1 इज इक्वल टू m1g, ये आपके पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आएगी। यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है आपके पास? m1g प्लस m2g, वो किसके बराबर होगा? n2 के बराबर होगा, दैट इज m1g प्लस m2g। तो ये आपके पास n2 क्या बनेगा? m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g बनेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी टू मोर प्रॉब्लम्स, ये एफबीडी हमने यहाँ पर बना लिए। उसके बाद कुछ ऐसे फिगर्स का भी हम देखते हैं, एफबीडी देखते हैं, और हम एफबीडी पैरेलल में भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक देखिएगा, ऐसे कोई एक स्फीयर दे रखा है, एक स्फीयर है, मान लीजिएगा ये वी शेप्ड हिंज है और उस पर ये कांटेक्ट में टिका हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी कांटेक्ट सरफेस होती है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, यहाँ पर लगेगा, और ये कांटेक्ट में यहाँ पर लगेगा, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, और स्फीयर का जो परपेंडिकुलर होगा वो टेंडेंसी होती है उसकी सेंटर में से पास होने की, तो ये फोर्स तो लगेगा इधर की तरफ, मान लीजिएगा नॉर्मल रिएक्शन इधर n1 लग रहा है, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मान लीजिएगा ये n2 लग रहा है। एक इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, तो अगर हम एक स्फीयर अलग से ड्रॉ करें तो इसका वेट क्या होगा? mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इधर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n1, इधर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n2। फिर हम रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का यूज करके इस प्रॉब्लम को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल इन एफबीडी हम लेते हैं। मान लीजिएगा कि एक सिस्टम, एक ब्लॉक आपके पास ये है, ठीक है। ये ब्लॉक ऐसे ही किसी छोटे ब्लॉक के कांटेक्ट में रखा हुआ है, these two blocks, block 1 and block 2, these are in contact। आप इसको पुश करते हैं बैक साइड से विद फोर्स, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसको आप पीछे से पुश करते हैं, ये आपने फोर्स F लगाया, ठीक है, व्हाटएवर द फोर्स इज, और ऐसा करने से इसमें कॉमन एक्सेलरेशन A क्रिएट होता है, ठीक है। Now resolve the components, सॉरी एफबीडी आप इसके लिए बनाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंट ब्लॉक्स की, अगर ये मोशन में है, देखिएगा अब इनको रिजॉल्व करना वर्टिकल डायरेक्शन में कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगे, डायरेक्ट सरफेस पे रखे हुए हैं।
कहीं यूज आते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पर मेन फैक्टर क्या है, हमें एफबीडी किसके लिए बनाना होगा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लग रहे हैं, जो लीनियर फोर्सेज लग रहे हैं, उनके लिए हमें लगाना होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां भी हो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन का आप पेयर क्रिएट करेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो मैं एक पेयर अगर यहाँ पे क्रिएट करूं, से दिस इज एन एंड से दिस इज एन, देखिएगा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है जो अभी हमने पहले स्टडी किया था। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। वहां हमने M1G से दिखा दिया था पेयर को, लेकिन यहाँ हमने अलग से N1 से दिखाया, N से दिखाया। तो अगर हम बात करें तो बेटा कांटेक्ट फोर्सेस, हम जब भी कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन N2 हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी तरीके से इसका वेट M1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल कांटेक्ट अगर हम दिखाएं पेयर में तो ये N1 और ये N1 में, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कभी भी कांटेक्ट हो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन को पेयर में दिखा दो, जितना ये लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है, जितना ये लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट के बराबर होगा जो हमने M1G को ऐड किया था M2G के साथ, तो वो करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल रिएक्शन ही आया। यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर ये रिजॉल्व करें, इसको एफबीडी में कन्वर्ट करें तो देखिएगा ये पहला ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आया, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है, N लग रही है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। अब दूसरे ब्लॉक को अगर हम रिजॉल्व करते हैं छोटे वाले को, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन N लग रही है, N इन दिस डायरेक्शन लग रही है, और एक्सेलरेशन A इसमें इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर इनको, यहाँ पर ऐसे हम इसको, क्योंकि ये F इस पे नहीं लगा, ये F इस पे लगाया हमने, तो ये हमने इसको ऐसे दिखाया, इसको ऐसे दिखाया। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। और the last segment of this particular video is that is equilibrium। मीन्स इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और लीनियर इफेक्ट उनका अगर जीरो है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो या फिर वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम के लिए हम लीनियर इफेक्ट को अलोंग एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस हम उसको जीरो लेकर चलेंगे, ठीक है। दूसरा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो सपोज आपके पास है, सपोज आपके पास कोई बेटा फोर्स दे रखा है, ये आपके पास F फोर्स है एंड F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन को आपको रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में, मान लीजिएगा 37 डिग्री है। अब ये कहता है कि रिजॉल्व दिस F इन एक्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बेसिकली जो कंपोनेंट है इसके दो डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करते हैं, जो हम आपको बताते हैं वो है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो F का कंपोनेंट विद एंगल कितना होगा देखिएगा। बेसिक तो हम इसका पैरेललोग्राम हमें बनाना चाहिए, बट हम ऐसे ही दिखा देते हैं। ये आपके पास बनेगा F cos ऑफ 37 डिग्री, ठीक है, F cos 37, और अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा F sin ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कल भी मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया था, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। इस तरीके से हम इसको शुरू करते हैं। ये एंगल आपके पास कितना है 37 डिग्री, तो cos 37 डिग्री आपके पास आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो 8 न्यूटन आपके पास ये आ गया। ये फोर्स कितना बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर और हाइपर 3/5, तो आपके पास बनेगा ये 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, 6 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन एंड 8 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। वी हैव रिजॉल्व 10 न्यूटन इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। एक और एग्जांपल आप देखिएगा, ये बहुत सिंपल सा केस है। उसके बाद आप देखिए, सपोज आपके पास कोई ब्लॉक है, ये आपके पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। दिस ब्लॉक इज ऐसे बनाए डायग्राम हम इसको इस तरीके से बना लीजिएगा। मान लीजिएगा ये ब्लॉक यहाँ से किसी रिजिड सपोर्ट से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे सस्पेंडेड है, और ये इधर से ऐसे सस्पेंडेड है, इस तरीके से अटैच्ड है ना। और इसका बेटा मास आपको सपोज कुछ भी दे रखा है, मान लीजिएगा 10 kg का ये ब्लॉक है, 10 kg। तो इसमें कह रहा है कि आप फोर्सेस को रिजॉल्व करके दिखाइए। तो कौन से फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रिंग का केस है, तो अभी हमने बात की थी टेंशन फोर्सेस लगेंगे। टेंशन T विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इधर
इधर इस ब्लॉक के लिए टेंशन T विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है भाई। यहाँ टेंशन T देख रहे हो तो इस तरीके से आएगा, यहाँ टेंशन T देख रहे हो तो इस तरह अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हाँ, इधर भी टेंशन T होगा लेकिन वो हमें कंसीडर नहीं करना। इधर भी टेंशन T होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टेंशन T होगा, वो हमें कंसीडर नहीं करना। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये टेंशन T है, से दिस इज T1 एंड से दिस इज T2। सेम होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग स्ट्रिंग है तो डिफरेंट टेंशन ही होगा। और यहाँ पर जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ जो बेटा एंगल दे रखा है, लेट इट बी 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 kg आपको ये गिवन है, तो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना हम यहाँ पर सीख रहे हैं। इफ दिस इज T2 इन दिस डायरेक्शन, तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं हम T2 cos ऑफ 30 डिग्री एंगल वाला कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा, T2 sin ऑफ 30 डिग्री, राइट। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये T को हमने रिजॉल्व कर दिया। बाकी यहाँ पर रिजोल्यूशन के लिए कुछ नहीं है, mg इसका यहाँ पर होगा, देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये किसी सरफेस पर टिका हुआ नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो T2 sin ऑफ थीटा, T2 sin ऑफ 30 डिग्री, देखिए अपवर्ड फोर्स ये है और डाउनवर्ड फोर्स ये है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, नेट अपवर्ड इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू mg होगा। दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेफ्ट वाले राइट वाले के बराबर होंगे, मींस T1, दिस पर्टिकुलर T1 इज इक्वल टू T2 cos ऑफ 30 डिग्री वुड बी इक्वल टू T1। तो यहाँ से बेटा हम T1 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस। आपके पास बनेगा डिवाइड बाय mg एंड दैट वुड बी T2 से T2 एलिमिनेट होगा, cos 30 डिवाइड बाय क्या बना आपके पास sin ऑफ 30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा, sin 30 आपके पास 1/2 एंड दिस इज √3/2 एंड डिवाइड बाय 1/2, नीचे 1/2, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, √3 आ गया। तो टेंशन T1 कितना बना, √3 टाइम्स m इंटू जी। m कितना है आपके पास 10, g कितना है आपके पास 10, ठीक है। तो ये आपके पास बना 100√3 न्यूटन। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट टेंशन T इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये रिजोल्यूशन हमने देखा और साथ साथ इक्विलिब्रियम हमने देखा। इक्विलिब्रियम ये है, इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन ये है, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। और अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, वहां पर हम नेट फोर्सेस के लिए इक्वेशन लिखेंगे। नेट फोर्सेस इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्सेस इन लेफ्ट माइनस द नेट फोर्सेस इन राइट। इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं। सी मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल इज ऑन द स्क्रीन। अगर हम देखिए रिजोल्यूशन और बताते हैं आपको। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, वैसे प्रोजेक्टाइल में हमने किया है। मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी वेट रखा हुआ है, ये आपके पास मास mg है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लीजिएगा 37 डिग्री दे रखा है, 37 दे रखा है। तो कैसे आप इसको रिजॉल्व करेंगे, इस पे देखिएगा mg जो वेट है इसका 37 डिग्री यहाँ पर होगा ज्योमेट्री से, तो mg cos ऑफ 37 डिग्री ये कंपोनेंट नीचे होगा और इसके परपेंडिकुलर जो इसका वेट होगा दैट वुड बी mg sin ऑफ 37 डिग्री अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, तो ये इंक्लाइंड सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जो हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रोजेक्टाइल में भी हमने आपको बताया था, एक इमेजिनरी है वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो कंसीडर करते हैं, ऑलरेडी नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है। तो यहां से अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो देयर इज नो मूवमेंट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जा सकता है लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो n विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम में n विल बी इक्वल टू बेटा mg cos ऑफ 37 डिग्री। इस तरीके से हम अपन निकालेंगे तो ये आपके पास होगा mg मल्टीप्लाई बाय 4/5 जो भी होगा 4mg/5। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो इस पे ma फोर्स लग रहा हो, एक्सेलरेशन आएगा तो F इज इक्वल टू ma आएगा। तो ma के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, mg sin ऑफ 37 डिग्री, mg sin ऑफ 37 डिग्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ma। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ma वुड बी इक्वल टू mg sin ऑफ 37 डिग्री। इज देयर एनी कंफ्यूजन बेटा? तो ये फोर्स इसके लिए ये वाला जो कंपोनेंट है वो ही एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेट फोर्स mg इज इक्वल टू नेट
लेफ्ट या पहले वाला माइनस में पीछे वाला, पीछे कुछ है ही नहीं तो ये आ जाएगा। सपोज अगर फ्रिक्शन होता पीछे फ्रिक्शन फोर्स होता अलोंग द सरफेस तो ये माइनस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम एज वेल एज वी कैन रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। सेकेंड पार्ट जो हम बात कर रहे थे टॉर्क से रिलेटेड मींस मूवमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड। रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स हमने कर दिया। एक दूसरा इसमें सेगमेंट होता है टॉर्क कि रोटेशन में कैसे इक्विलिब्रियम हम स्टडी करेंगे, तो दैट पर्टिकुलर सेगमेंट वी विल डील इन द रोटेशनल डायनामिक्स। अभी के लिए फोर्सेस में हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जिसमें आपके पास फोर्सेस हैं, टेंशन फोर्सेस हैं, स्ट्रिंग टेंशन फोर्सेस हैं, वेट वाला फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है और एक अप्लाइड फोर्स है, उसके साथ ही फ्रिक्शन फोर्स है। तो इन फोर्सेस के साथ हम अभी अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड कंसेक्यूटिव लेक्चर के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल फ्रॉम एस.सी. वर्मा, फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, डी.सी. पांडे, एस.सी. वर्मा और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस में आए हुए हैं वो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।